हेलो दोस्तों, स्वागत है पॉटेक स्टार्ट पे। मैं हूँ आर के सिंह एंड आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रिजल्टेंट के बारे में एंड उसी के साथ डिस्कस करेंगे लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ फोर्सेस। तो दोस्तों चलो करते हैं क्लास को शुरू। लेकिन क्लास स्टार्ट करने से पहले जो सभी दोस्त हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए एंड अपने दोस्तों में क्लास को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो दोस्तों चलो करते हैं क्लास को स्टार्ट। दोस्तों प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किए हैं फोर्स सिस्टम के बारे में। अगर आपने वो क्लास अभी तक नहीं देखा होगा तो जरूर देख लीजिएगा, लिंक आपको मिल जाएगा हमारे डिस्क्रिप्शन पे। एंड दोस्तों आज हम लोग समझने वाले हैं रिजल्टेंट फोर्स के बारे में। रिजल्टेंट फोर्स होता क्या है, देन उसके बाद हम लोग समझेंगे लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ फोर्स। लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ फोर्स। तो सबसे पहले बात करते हैं रिजल्टेंट फोर्स के बारे में। रिजल्टेंट फोर्स होता क्या है, तो हेडिंग लगा लो रिजल्टेंट फोर्स। रिजल्टेंट फोर्स, ठीक है दोस्तों। अगर किसी रिजिड बॉडी में एक साथ बहुत सारे फोर्स लग रहा है, अलग अलग दिशा में, तो फिर उस बॉडी में ये सभी फोर्स का जो इफेक्ट होगा वो बता पाना हमारे लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट रहेगा, ठीक है। जैसे देखो इस रिजिड ऑब्जेक्ट में इस तरह से कई सारे फोर्सेस लग रहा है, अलग अलग दिशा में लग रहा है, ठीक है। तो इन सभी फोर्स का जो इफेक्ट होगा इस रिजिड बॉडी में, उसको बता पाना हमारे लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, क्योंकि ये सारे फोर्स अलग अलग दिशा में एक्ट कर रहा है एंड अलग अलग मैग्नीट्यूड के साथ एक्ट कर रहा है इस रिजिड बॉडी में, ठीक है। तो इसीलिए ये सभी फोर्सेस का जो इफेक्ट होगा ये बता पाना हमारे लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, ठीक है। चलो फोर्सेस का नाम देते हैं, F5 एंड F6। लेकिन क्या होगा दोस्तों, इन सभी फोर्स के बदले अगर मैं सिंगल फोर्स लगाता हूं आर फोर्स, ठीक है, सिंगल फोर्स लगाता हूं इसी ऑब्जेक्ट पे या फिर इसी रिजिड बॉडी में, तो फिर हमारे लिए काफ़ी इजी हो जाएगा कि इस रिजिड बॉडी में इस सिंगल फोर्स का इफेक्ट किस तरह से होगा, किस तरह का इफेक्ट होगा, ये बता पाना हमारे लिए बहुत ही इजी रहेगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे सिंगल फोर्स है एंड पहले केस में क्या था, बहुत सारे फोर्स था, अलग अलग मैग्नीट्यूड के साथ अलग अलग डायरेक्शन पे लग रहा था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये जो आर फोर्स है ये एक ही दिशा पे लग रहा है, ठीक है। एंड ये सिंगल फोर्स है जिसके लिए हम लोग बता पाएंगे कि इस फोर्स का जो इफेक्ट होगा इस बॉडी में वो किस तरह का होगा, ओके। तो यही जो कंसेप्ट है दोस्तों, यही से आता है रिजल्टेंट का कंसेप्ट। क्यों ना हम लोग क्या करते हैं, ये सारे फोर्सेस को सिंगल फोर्स में कन्वर्ट कर देते हैं, तो फिर हमें क्या पता चल जाएगा इस सिंगल फोर्स का इफेक्ट क्या होगा इस रिजिड बॉडी में, ओके। क्योंकि हम लोगों ने क्या किया कि सारे फोर्स को सिंगल फोर्स में कन्वर्ट कर लिए हैं, ठीक है। सारे फोर्सेस को हम लोगों ने सिंगल फोर्स से कन्वर्ट कर लिए हैं एंड इसी सिंगल फोर्स को अब इस ऑब्जेक्ट पे लगाएंगे तो हमें इजीली पता चल जाएगा कि इस ऑब्जेक्ट में ये सिंगल फोर्स का इफेक्ट क्या होगा, मतलब ये सारे फोर्सेस का इफेक्ट क्या होगा, ठीक है। तो इस प्रोसेस को इजी बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि सारे फोर्स को सिंगल फोर्स में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। सारे फोर्स को सिंगल फोर्स में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये जो सिंगल फोर्स ये सारे फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये सिंगल फोर्स क्या है दोस्तों, रिजल्टेंट फोर्स है, ठीक है। ये है आपका रिजल्टेंट फोर्स। एंड देखो दोस्तों यहाँ पे एक बात याद रहिएगा, क्या है कि इस ऑब्जेक्ट में, इस रिजिड बॉडी में ये सारे जो फोर्स है, जो सारे फोर्स लग रहा है, इसका जो इफेक्ट होगा एंड ये जो सिंगल फोर्स इस ऑब्जेक्ट में लग रहा है इसका जो इफेक्ट होगा वो बिल्कुल सेम होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे आप लिख सकते हैं इफेक्ट ऑफ ऑल द फोर्सेस, ठीक है। कौन कौन सा फोर्स है, F1, F2, F3, F4, F5 एंड F6, ठीक है। इफेक्ट ऑफ ऑल द फोर्सेस F1, F2, F3, F4, F5, F6 इज इक्वल टू इफेक्ट ऑफ सिंगल फोर्स क्या है, R, ठीक है। ये सभी फोर्सेस का जो इफेक्ट होगा एंड ये सिंगल फोर्स का जो इफेक्ट होगा वो उस बॉडी में बिल्कुल सेम का सेम होगा। तभी हम लोग क्या कह सकते हैं, ये सभी फोर्स का रिजल्टेंट फोर्स क्या है, आर फोर्स है, ठीक है। यही है रिजल्टेंट का कंसेप्ट, ओके। अभी हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, अभी हम लोग रिजल्टेंट का डेफिनेशन लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है।
रिजल्टेंट का डेफिनेशन, ये तो था कंसेप्ट, अभी हम लोग डेफिनेशन लिखने वाले हैं। तो रिजल्टेंट इज द सिंगल फोर्स, क्योंकि रिजल्टेंट एक सिंगल फोर्स है, ठीक है। रिजल्टेंट इज द सिंगल फोर्स ऑफ हैविंग द सेम effect on the body, ठीक है। resultant is the single force of having the same effect on the body as that of the effect of all the forces acting on that body, ठीक है। एक बॉडी में जितने सारे फोर्स लग रहा है उन सभी फोर्स का जो इफेक्ट होगा, एंड एक सिंगल फोर्स जिसका इफेक्ट बिल्कुल सेम होगा, तो उस सिंगल फोर्स को हम लोग क्या कह सकते हैं दोस्तों, रिजल्टेंट कह सकते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल डेफिनेशन यहाँ से आप लिख लीजिए। रिजल्टेंट का डेफिनेशन क्या है? रिजल्टेंट इज द सिंगल फोर्स ऑफ हैविंग द सेम इफेक्ट ऑन द बॉडी एज दैट ऑफ द इफेक्ट ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन दैट बॉडी। क्योंकि यहाँ पे मैंने पिक्चर से पूरा कंसेप्ट आपको समझा दिए हैं, ठीक है। इस रिजिड ऑब्जेक्ट में, रिजिड बॉडी में ये 6 फोर्सेस लग रहा है, ये 6 फोर्सेस का जो इफेक्ट होगा, ठीक है, इस बॉडी में ये 6 फोर्सेस का जो इफेक्ट होगा, एंड ये जो सिंगल फोर्स हम लोगों ने ड्रॉ करा है इन 6 फोर्सेस के बदले, ठीक है, ये सिंगल फोर्स का इफेक्ट भी उस बॉडी में सेम होगा, तब जाके हम लोग इस सिंगल फोर्स को क्या कह सकते हैं दोस्तों, ये 6 फोर्सेस का रिजल्टेंट फोर्स। ओके, चलो अब मैं इसको इरेज कर देता हूँ। आगे हम लोग क्या करने वाले दोस्तों, आगे हम लोग देखने वाले हैं रिजल्टेंट किस तरह से फाइंड आउट किया जाता है, ठीक है, रिजल्टेंट किस तरह से निकाला जाता है। दोस्तों अब हम लोग जान गए हैं ये जो रिजल्टेंट फोर्स है, रिजल्टेंट फोर्स एक कंबाइंड फोर्स है। एक रिजिड बॉडी में बहुत सारे फोर्स मिलके जो काम करता है, रिजल्टेंट फोर्स अकेला ही वो काम कर देता है, ठीक है। एंड जैसे कि हमें पता है फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों ही होता है, तो वैसे ही रिजल्टेंट फोर्स का भी मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन होगा। तो अब बात ये है दोस्तों कि कैसे हम लोग रिजल्टेंट फोर्स का मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन निकालेंगे, ठीक है। तो इसके लिए भी कुछ लॉ है, कुछ मैथड्स है जो कि हम लोग अभी जानने वाले हैं, ठीक है। तो चलो जान लेते हैं क्या क्या है मैथड्स। मैथड्स ऑफ फाइंडिंग रिजल्टेंट फोर्स, ठीक है। रिजल्टेंट फोर्स निकालने के लिए कुछ मैथड्स। सबसे पॉपुलर मेथड जो है दोस्तों पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्स, ठीक है। एंड दूसरा मेथड है ट्रायंगल लॉ ऑफ फोर्स, ठीक है। एंड तीसरा मेथड है पॉलीगोनल लॉ ऑफ फोर्स। ओके, तो ये 3 मेथड है जो दोस्तों जिसके सहारे हम लोग रिजल्टेंट फोर्स का मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों ही निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आज के क्लास में हम लोग मेनली ये जो पहला लॉ है इसको समझने वाले हैं, ठीक है। एंड यही लॉ सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, यही लॉ सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एंड ये तीनों लॉ में से कोई भी लॉ आप यूज़ कर ले, आपको रिजल्टेंट का सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन मिलने वाला है, ठीक है। सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन आपको मिलने वाला है। आप तीनों में से कोई भी लॉ यूज़ कर सकते हैं रिजल्टेंट निकालने के लिए, ठीक है। तो मेरा सजेशन यही है दोस्तों कि इन तीनों में से कोई एक को बेहतर तरीके से समझ लो, बस काम हो जाएगा। एग्ज़ाम में ऐसा पूछा नहीं जाता
कि ट्रायंगल लॉ ऑफ फोर्स को यूज़ करके रिजल्टेंट निकालो, इस तरह से पूछा नहीं जाता, ठीक है। सिर्फ आपको रिजल्टेंट निकालने के लिए बोला जाता है। तो हम लोग चाहे कोई भी लॉ को यूज़ करके रिजल्टेंट निकाल सकते हैं ना। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट लॉ है, ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट एंड सबसे पॉपुलर लॉ ये है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्स। ओके, तो इसको हम लोग बेहतर तरीके से समझेंगे एंड इसको भी समझेंगे, इसको भी समझेंगे, लेकिन आगे जाके हम लोग सिर्फ इसी को यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। आगे जाके जितने भी हम लोग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करेंगे सब में हम लोग इसी लॉ को यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। तो इसको बहुत ही बेहतर तरीके से हमें समझना होगा। चलो, अब क्या है दोस्तों, अब मैं इसको पूरा इरेज कर देता हूँ। अब हम लोग पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्स को समझने वाले हैं, ठीक है। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्स को समझने वाले हैं। तो हेडिंग लगा लो, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्स। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस, ठीक है। तो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस क्या होता है दोस्तों, इसको हम लोग समझेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग कंडीशन समझ लेते हैं कि किस कंडीशन पे हम लोग रिजल्टेंट फाइंड करने के लिए इस लॉ का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इस लॉ को किस कंडीशन पे हम लोग यूज़ करते हैं। तो सिंपल सा बात है दोस्तों, दो कंकरेंट फोर्स के रिजल्टेंट निकालने के लिए हम लोग इस मेथड को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इस मेथड को हम लोग सिर्फ और सिर्फ दो कंकरेंट फोर्स के रिजल्टेंट निकालने के लिए यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो यही है कंडीशन दोस्तों, इसको याद रखिएगा। दिस मेथड इज यूज्ड टू फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ टू concurrent फोर्सेस ओनली, ठीक है। सिर्फ हम लोग दो कंकरेंट फोर्सेस का रिजल्टेंट फोर्स निकालने के लिए इस मेथड को यूज़ कर सकते हैं। यही है कंडीशन दोस्तों। एंड कंकरेंट फोर्स क्या होता है ये तो आपको पता होगा, क्योंकि प्रीवियस क्लासेस में हम लोग कंकरेंट फोर्स को लेके बार बार डिस्कस किए हैं। कंकरेंट फोर्स वो सभी फोर्स है जिसका लाइन ऑफ एक्शन सेम पॉइंट के थ्रू पास होता है, ठीक है। तो दो कंकरेंट फोर्स, ठीक है, दो कंकरेंट फोर्स का जो रिजल्टेंट होगा वो हम लोग इस मेथड के सारे निकाल सकते हैं। तो कैसे निकालेंगे, तो उससे पहले हमें इसका स्टेटमेंट देखना होगा कि इस पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्स में हमें क्या बताया गया है। ओके, चलो इसको लिख लो अभी। इफ टू फोर्सेस एक्टिंग एट अ पॉइंट, ठीक है। इफ टू फोर्सेस एक्टिंग एट अ पॉइंट मतलब ये दोनों फोर्सेस क्या है, कंकरेंट फोर्स है, क्योंकि ये दोनों फोर्स एक ही पॉइंट पे एक्ट कर रहा है, मतलब इसका लाइन ऑफ एक्शन एक ही पॉइंट के थ्रू पास होगा, तो ये दोनों कंकरेंट फोर्स हो गया। इफ टू फोर्सेस एक्टिंग एट अ पॉइंट इज रिप्रेजेंटेड, ठीक है, रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, ठीक है। इफ टू फोर्सेस एक्टिंग एट अ पॉइंट इज रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, ओके, पैरेललोग्राम, okay. If two forces acting at a point is represented in magnitude and direction by the two adjacent sides of a parallelogram, then their resultant force is represented in magnitude and direction by the diagonal
ऑफ द पैरेललोग्राम passing through the कॉमन पॉइंट। ठीक है, ये है इसका पूरा स्टेटमेंट जो कि आपको लिखना होगा, याद भी रखना होगा, क्योंकि एग्जाम पे डायरेक्टली पूछा जाता है व्हाट इज द लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ फोर्सेस। ठीक है, ये पूरा स्टेटमेंट लिखने के लिए भी आपको बोला जा सकता है, तो आपको ये पूरा स्टेटमेंट याद रखना होगा। इफ टू फोर्सेस एक्टिंग एट अ पॉइंट इज रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द टू एडजेसेंट साइड्स of a parallelogram, then their resultant force is represented in magnitude and direction by the diagonal of the parallelogram passing through the common point। ठीक है, तो पूरा आप लिख लीजिए, देन उसके बाद मैं इसका पूरा मतलब आपको समझाता हूँ, इसका पूरा कंसेप्ट आपको समझाता हूँ। ठीक है, लिख लीजिए दोस्तों। तो क्या कहा गया है इस लॉ पे, देखो इफ टू फोर्सेस एक्टिंग एट अ पॉइंट, तो हम लोग सबसे पहले एक पॉइंट लेते हैं जिसमें कि दो फोर्सेस इस तरह से लगा है। ठीक है, ओके, तो ये है पॉइंट, इसका ये दो फोर्सेस लगा है, तो इसको हम लोग ए मानते हैं, ये फोर्स बी मानते हैं। ठीक है, तो ये दोनों फोर्सेस इस पॉइंट पे लगा है, ओ पॉइंट पे लगा है। ओके, तो देखो ये दोनों फोर्सेस को अगर हम लोग एक पैरेललोग्राम के दो एडजेसेंट साइड से हम लोग रिप्रेजेंट कर सके तो, ठीक है, ये एक पैरेललोग्राम है। तो ये जो ए फोर्स है दोस्तों, ए फोर्स को हम लोग इस साइड से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, एंड बी फोर्स को हम लोग इस साइड से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये जो पैरेललोग्राम है हमारे पास, पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टी क्या होता है दोस्तों, अपोजिट साइड्स इक्वल होता है एंड पैरेलल होता है। ठीक है, अपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल होता है, अपोजिट एंगल इक्वल होता है। ठीक है, इसके साथ ये एंगल इक्वल होगा, इसके साथ ये एंगल इक्वल होगा, तो ये पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टी होता है। ओके, तो देखो ये दोनों फोर्सेस को अगर हम लोग एक पैरेललोग्राम के दो एडजेसेंट साइड से रिप्रेजेंट कर सकेंगे, जो फोर्स होगा उसका मैग्नीट्यूड भी, उसका डायरेक्शन भी हम लोग रिप्रेजेंट कर सकेंगे। तो जैसे देखो यहाँ पे ये जो लाइन है, ये जो साइड है दोस्तों, ये साइड से हम लोग ए को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। देखो इसका जो लेंथ है, इसका जो मैग्नीट्यूड है, इसका वही मैग्नीट्यूड होगा। ठीक है, इसका जो डायरेक्शन है बिल्कुल वही डायरेक्शन है। ठीक है, एंड इसके साथ एडजेसेंट साइड, एडजेसेंट मतलब जुड़ा हुआ साइड। ठीक है, उसके साथ जुड़ा हुआ साइड क्या क्या है, एक तो ये है, एक ये है। ओके, एक तो इस साइड के साथ जुड़ा हुआ साइड कौन सा है, ये वाला एंड ये वाला, तो ये दोनों साइड इसका एडजेसेंट साइड है। तो हमें इस फोर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए कौन सा साइड को लेना होगा, इस साइड को लेना होगा। ठीक है, इस साइड को लेना होगा। ओके, तो देखो अब इस पैरेललोग्राम के सहारे हम लोग क्या कर रहे हैं, ये दोनों फोर्सेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये जो पूरा पैरेललोग्राम हमारे पास है, ठीक है, ये जो पूरा पैरेललोग्राम हमारे पास है, इसके दो एडजेसेंट साइड के सहारे, दो एडजेसेंट साइड के सहारे, ये वाला दोनों एडजेसेंट साइड है, इन दोनों एडजेसेंट साइड के सहारे हम लोग दो फोर्सेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। फोर्सेस का मैग्नीट्यूड भी, फोर्सेस का डायरेक्शन भी। ठीक है, मैग्नीट्यूड भी, डायरेक्शन भी। ओके, तो क्या होगा, देखो अब ये दो फोर्सेस का जो रिजल्टेंट होगा, ये दो फोर्सेस का जो रिजल्टेंट होगा वो इस पैरेललोग्राम के डायगोनल से हम लोग रिप्रेजेंट कर सकेंगे। ठीक है, डायगोनल से हम लोग रिप्रेजेंट कर सकेंगे। ओके, तो चलो, तो इस पैरेललोग्राम का दो डायगोनल होगा दोस्तों, दो डायगोनल होगा, एक तो ये वाला, ठीक है, एक ये वाला। ओके, तो रिजल्टेंट कौन सा होगा, रिजल्टेंट कौन सा होगा, तो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है पासिंग थ्रू द कॉमन पॉइंट। मतलब कॉमन पॉइंट तो हमारे पास ये है ना, तो इससे जो डायगोनल निकल रहा है वही होगा हमारा रिजल्टेंट। ठीक है, इन दो फोर्स का रिजल्टेंट होगा, एंड इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वही होगा रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड, जो डायरेक्शन होगा वही होगा रिजल्टेंट का डायरेक्शन। तो साफ साफ यहाँ पे कहा जाएगा कि अगर दो फोर्सेस को, अगर दो कंकरेंट फोर्सेस को, या फिर दो फोर्स जो कि एक पॉइंट पे एक्ट हो रहा है, इन दो फोर्सेस को अगर हम लोग
एक पैरेललोग्राम के दो एडजेसेंट साइड से रिप्रेजेंट करेंगे, मैग्नीट्यूड भी डायरेक्शन भी, ठीक है, मैग्नीट्यूड भी एंड डायरेक्शन भी। तो इस पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होगा वो क्या करेगा, वो इन दो फोर्सेस का रिजल्टेंट फोर्स का मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है, रिजल्टेंट फोर्स को रिप्रेजेंट करेगा। ओके, तो इसका जो अभी मैग्नीट्यूड होगा या फिर इसका जो डायरेक्शन है वही क्या है, ये दो फोर्सेस का रिजल्टेंट फोर्स का मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, ठीक है ना, बात समझ में आया। ओके, तो इस पूरा कंसेप्ट को आप लिख लीजिए एक बार, ये पूरा स्टेटमेंट को लिख लीजिए एंड उसके साथ ये फिगर को भी आप लिख लीजिएगा, ठीक है, ये फिगर को भी आप ड्रॉ कर लीजिएगा अपने नोट में। चलो अभी हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, इस लॉ को यूज करते हुए हम लोग कैसे रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकालेंगे एंड कैसे हम लोग रिजल्टेंट का डायरेक्शन निकालेंगे, ये हम लोग अभी देखते हैं, ठीक है, ये अभी हम लोग देखते हैं। चलो पहले मैं इसको इरेज कर देता हूँ, जगह बना लेता हूँ, तो फिर हम लोग लिख पाएंगे। दोस्तों इस लॉ को या फिर इस मेथड को यूज करके हम लोग दो तरीके से रिजल्टेंट फोर्स का मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इस लॉ को यूज करके हम लोग दो तरीके से रिजल्टेंट फोर्स का मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन निकाल सकते हैं। क्या क्या है वो दो तरीके, एक तो है ग्राफिकल अप्रोच, ठीक है, एक तरीका ये होता है ग्राफिकल अप्रोच, मतलब यहाँ पे हम लोग डायग्राम ड्रॉ करते हुए रिजल्टेंट फोर्स का मैग्नीट्यूड निकालेंगे एंड उसका डायरेक्शन निकालेंगे, ठीक है। एंड दूसरा क्या है दोस्तों, एनालिटिकल अप्रोच, ठीक है, मतलब फॉर्मूला का यूज करते हुए हम लोग रिजल्टेंट फोर्स का मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन निकाल सकेंगे, ठीक है। तो दोनों ही समझेंगे हम लोग, दोनों ही अप्रोच को हम लोग यहाँ पे समझने वाले हैं। तो सबसे पहले समझते हैं ग्राफिकल अप्रोच को। ग्राफिकल अप्रोच में हम लोग कैसे रिजल्टेंट फोर्स का मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन निकालते हैं। तो इसके लिए क्या करना होगा दोस्तों, जैसे फोर्स दिया गया होगा, तो चलो यहाँ पे हम लोग ग्राफिकल अप्रोच को करते हैं। तो सबसे पहले तो हमें मानना होगा सपोज टू फोर्सेस आर ए एंड बी, ठीक है, दो फोर्सेस है ए एंड बी, इन दोनों फोर्सेस का हमें रिजल्टेंट निकालना होगा एंड एंगल बिटवीन देम इज थीटा, ठीक है, मतलब दो फोर्स है एंड उसके बीच का एंगल है थीटा। बिल्कुल इस तरह से देखो, दो फोर्स है ए बी, उसके बीच का एंगल है थीटा, ठीक है, दो फोर्स इस तरह से लग रहा है इस पॉइंट पे एंड उसके बीच में एंगल है थीटा। ओके, इतना तो समझ में आ गया ना, दो फोर्सेस है ए एंड बी एंड उसके बीच में एंगल है थीटा। तो अब हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, देखो अब हम लोग ग्राफिकल अप्रोच कर रहे हैं तो हमें डायग्राम ड्रॉ करना होगा। डायग्राम कैसे ड्रॉ करेंगे, सबसे पहले तो ए कितना दिया गया होगा उसको हम लोग एक सुइटेबल स्केल में डालेंगे, वैसे फोर्स किस में होता है, फोर्स का यूनिट क्या होता है दोस्तों, न्यूटन, लेकिन हमारे पास जो स्केल होगा जियोमेट्री बॉक्स में जो स्केल होता है वो सेंटीमीटर में होता है या फिर इंच में होता है। तो न्यूटन को अभी हमें क्या करना होगा, एक स्केल के सहारे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना होगा। न्यूटन को एक सुइटेबल स्केल के सहारे हमें सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना होगा। तो एक स्केल भी हमें मानना होगा, जैसे देखो हम लोग अभी मानते हैं 10 न्यूटन इजिकल टू 1 सेंटीमीटर, ठीक है, मतलब 1 सेंटीमीटर अगर हम लोग लाइन ड्रॉ करते हैं तो उसका मतलब है वो 10 न्यूटन फोर्स है। ओके, तो एक स्केल हम लोगों ने यहाँ पे मान लिए हैं, ये है हमारे पास सुइटेबल स्केल। ओके, चलो अब क्या करेंगे दोस्तों, अभी अगर ए का वैल्यू हमारे पास मान लेते हैं
60 न्यूटन है एंड बी का जो वैल्यू है दोस्तों वो कितना है, मान लेते हैं 50 न्यूटन है, ठीक है, 60 न्यूटन एंड 50 न्यूटन एंड जो थीटा है आपका 30 डिग्री, ठीक है। तो अभी क्या है, फोर्सेस का वैल्यू दिया गया है, मान लेते हैं 60 न्यूटन, बी का वैल्यू है 50 न्यूटन एंड थीटा का वैल्यू है 30 डिग्री, ओके। तो अभी इस न्यूटन को हमें क्या करना होगा दोस्तों, सेंटीमीटर में लाना होगा। तो क्या होगा, हम लोग जब लाइन ड्रॉ करेंगे तो 10 न्यूटन इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, तो 60 न्यूटन इज इक्वल टू क्या होगा दोस्तों, 10 को अगर 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको 60 न्यूटन मिलता है एंड इधर भी 6 से मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब 6 इंटू 10 न्यूटन इज इक्वल टू 6 इंटू 1 सेंटीमीटर, तो क्या होगा 60 न्यूटन इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। तो ये लाइन हो जाएगा आपका 6 सेंटीमीटर का, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह से ये हो जाएगा 5 सेंटीमीटर का एंड ये तो 30 डिग्री रहेगा। तो अब ही हमें क्या करना होगा, एक स्केल लेना होगा, ठीक है। एक स्केल लेंगे, बिल्कुल ये हो गया, एक स्केल के सारे लाइन ड्रॉ करेंगे, कितना होगा लंबा, 6 सेंटीमीटर या फिर 5 सेंटीमीटर। चलो यहाँ पे 6 सेंटीमीटर ले रहे हैं हम लोग, ठीक है, 6 सेंटीमीटर, ओके। अभी हमें प्रोटेक्टर के सहारे, प्रोटेक्टर तो आपको याद होगा ना, प्रोटेक्टर क्या होता है, कुछ इस तरह का होता है, ठीक है। यहाँ पे एंगल होता है 180 0, ठीक है, इधर होता है 180 0, ओके, एंड कुछ एंगल यहाँ पे दिया गया होता है, ओके। तो ये होता है प्रोटेक्टर। तो इसके सहारे हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, अभी यहाँ पे 30 डिग्री एंगल हम लोग ड्रॉ करेंगे, ओके। 30 डिग्री एंगल मान लेते हैं, ये है 30 डिग्री एंगल यहाँ पे, ओके। तो इस लाइन को जोड़ो एंड ये दूसरा फोर्स है, दूसरा फोर्स का लेंथ कितना होना चाहिए, 5 सेंटीमीटर होना चाहिए, तो ये होगा 5 सेंटीमीटर, ओके। तो ये दोनों फोर्स को अब हम लोग ड्रॉ कर चुके हैं। तो इसको अब क्या करेंगे, इसको अब हम लोग एक पैरेललोग्राम का शेप देंगे। पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टी क्या होता है, ऑपोजिट साइड इक्वल होता है, ठीक है, तो ऑपोजिट एंगल भी इक्वल होता है। तो अभी देखो यहाँ से इस पॉइंट में हम लोग इस लाइन का पैरेलल लाइन यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, मतलब ये जो लाइन हमें मिलेगा ये भी 6 सेंटीमीटर का होगा, ठीक है, एंड इसका पैरेलल यहाँ पे हम लोग ड्रॉ करते हैं। तो अब हमारे पास हो गया एक पैरेललोग्राम ड्रॉ हो चुका है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ फोर्स, इस पॉइंट से जो डायगोनल निकलेगा वो क्या होगा, हमारा रिजल्टेंट होगा, ठीक है, वो क्या होगा दोस्तों, रिजल्टेंट होगा, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, अब एक स्केल के सहारे हम लोग इसका लेंथ माप लेंगे, इसका लेंथ क्या है, ठीक है। तो देखो आर का लेंथ मान लेते हैं, एक स्केल के सहारे हम लोग अगर मापते हैं तो मान लेते हैं, देखो ये 6 सेंटीमीटर हुआ, तो मान लेते हैं ये है 11 सेंटीमीटर, ठीक है, हमें मिला है 11 सेंटीमीटर। हम लोग क्या कर रहे हैं, इस फिगर से हम लोग एक स्केल के सहारे इसका लेंथ माप रहे हैं सेंटीमीटर में, ठीक है, सेंटीमीटर में कितना मिला हमें, 11 सेंटीमीटर। तो 11 सेंटीमीटर इज इक्वल टू कितना न्यूटन होगा दोस्तों, बिल्कुल यहाँ पे आप करिए, 1 सेंटीमीटर के साथ 11 मल्टीप्लाई कीजिए एंड इधर 10 था, 10 के साथ 11 मल्टीप्लाई कीजिए, तो ये हो जाएगा 110 न्यूटन, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया 110 न्यूटन। तो रिजल्टेंट फोर्स हमें कितना मिला दोस्तों, 110 न्यूटन। इन दो फोर्स का मतलब 60 न्यूटन एंड 50 न्यूटन फोर्स का जो रिजल्टेंट फोर्स हमें मिला वो कितना है, 110 न्यूटन मिला हमें, ओके। चलो अभी हम लोग क्या करेंगे, इसका डायरेक्शन मापेंगे। डायरेक्शन क्या है, तो डायरेक्शन निकालने के लिए हमें कोई एक फोर्स कोई फोर्स रेफरेंस लेना होगा। इस फोर्स को हम लोग रेफरेंस ले सकते हैं, इस फोर्स को भी रेफरेंस ले सकते हैं। चलो अभी इस फोर्स को हम लोग रेफरेंस ले रहे हैं, मतलब इस फोर्स के साथ ये रिजल्टेंट अल्फा एंगल बनाया है, ठीक है। इस फोर्स के साथ ये वाला जो रिजल्टेंट फोर्स है अल्फा एंगल बनाया है। तो इस अल्फा एंगल को हम लोग प्रोटेक्टर के सहारे माप लेंगे कि कितना आया, हम लोग इसको माप सकते हैं अल्फा एंगल को प्रोटेक्टर के सहारे। तो मान लेते हैं ये आया आपका 20 डिग्री, ओके। तो देखो ये जो हमें वैल्यू मिला दोस्तों, ये है मैग्नीट्यूड एंड ये है उसका डायरेक्शन विथ रेस्पेक्ट टू, यहाँ पे लिखना मत भूलिएगा किसके रेस्पेक्ट में आप लोग माप रहे हैं। ये होगा आपका ए फोर्स, ठीक है, ए फोर्स के रेस्पेक्ट पे क्या 20 डिग्री काउंटर क्लॉकवाइज, काउंटर मतलब
घड़ी की दिशा के ऑपोजिट दिशा में है, काउंटर क्लॉक वाइज, ठीक है। तो ये आपको मेंशन करना होगा वहाँ पे। आर का वैल्यू कितना मिला हमें, 110 मिला, ठीक है। एंड अल्फा 20 डिग्री मिला विथ रेस्पेक्ट टू ए फोर्स के रेस्पेक्ट में काउंटर क्लॉकवाइज 20 डिग्री हमें मिला इसका डायरेक्शन, ठीक है दोस्तों। ये है आपका ग्राफिकल मैथड, ओके, ग्राफिकल मैथड। लेकिन हम लोग ऑलवेज एनालिटिकल मैथड को यूज़ करते हैं, एनालिटिकल मैथड को यूज़ करते हैं। एग्जाम में मैंने जैसे बोला, एग्जाम में ऐसा बताया नहीं जाएगा कि आप ग्राफिकल अप्रोच को यूज़ करके या फिर ग्राफिकल मैथड को यूज़ करके आप रिजल्टेंट निकालिए, ऐसा नहीं पूछा जाएगा। सिर्फ आपको ये मैं यहाँ पे बताया हूँ क्योंकि आपको समझ लेना है, कंसेप्ट को समझ लेना है, ठीक है। ग्राफिकल अप्रोच क्या होता है। अभी हम लोग जो एनालिटिकल अप्रोच करने वाले हैं वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग एक फॉर्मूला डिराइव करने वाले हैं, एक फॉर्मूला रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकालने का, एंड उसी के साथ साथ और एक फॉर्मूला निकालेंगे जो कि होगा रिजल्टेंट का डायरेक्शन निकालने का फॉर्मूला, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इसको मैं पूरा इरेज कर देता हूँ। अभी हम लोग एनालिटिकल अप्रोच करने वाले हैं, ओके। दोस्तों एनालिटिकल अप्रोच में भी हम लोग दो फोर्स को यहाँ पे लेने वाले हैं एंड दो फोर्स के बीच के एंगल को लेने वाले हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं दोस्तों, एनालिटिकल अप्रोच कर रहे हैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्स का, ओके। तो यहाँ पे हम लोग दो फोर्स को एज्यूम करने वाले हैं। लेट टू फोर्सेस ए एंड बी एक्टिंग एट पॉइंट ओ, ठीक है, ओ पॉइंट पे एक्ट कर रहा है ये दोनों फोर्स, एंड एंगल बिटवीन देम इज थीटा, ओके। दो फोर्स है ए एंड बी, दो फोर्स है ए एंड बी जो कि ओ पॉइंट पे एक्ट कर रहा है, एंड इन दोनों फोर्सेस के बीच में जो एंगल है वो है थीटा, ठीक है। इसका रफ डायग्राम कुछ इस तरह से होगा। ए बी मान लेते हैं, ये है ए, ये है बी, एंड ओ पॉइंट पे एक्ट कर रहा है, एंड इन दोनों के बीच में जो एंगल है वो कितना है, थीटा। तो ठीक है, अभी ये दो फोर्सेस को हम लोग पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्स में डालेंगे, ठीक है। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्स के अनुसार हम लोग एक पैरेललोग्राम के दो एडजेसेंट साइड से रिप्रेजेंट करने वाले हैं, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ पैरेललोग्राम, दो एडजेसेंट साइड के सहारे, दो एडजेसेंट साइड से अगर हम लोग दो फोर्स को रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है, दो फोर्स को रिप्रेजेंट करेंगे, जैसे ये ए फोर्स को इस साइड के सहारे एंड इस साइड के सहारे हम लोग बी फोर्स को रिप्रेजेंट करेंगे, ये है ओ पॉइंट, ठीक है। इन दोनों के बीच में है एंगल थीटा, ओके। तो देखो इस पैरेललोग्राम के दो एडजेसेंट साइड के सहारे हम लोग दो फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इन दो फोर्स का जो रिजल्टेंट फोर्स होगा वो क्या होगा, इस पैरेललोग्राम का डायगोनल, जैसे कि हमें पता है लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ फोर्स से, ओके। तो ये आपका जो डायगोनल निकला इस पॉइंट से, ठीक है, ये होगा इन दो फोर्स का क्या, रिजल्टेंट फोर्स, ठीक है, ओके। तो हमें अब इस आर का वैल्यू निकालना होगा, हमें इस आर का वैल्यू निकालना होगा। तो आर का वैल्यू निकालने के लिए, आर का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हमें एक फॉर्मूला डिराइव करना होगा, एंड ये जो आर है दोस्तों, इसका डायरेक्शन क्या है, मतलब ये इसके साथ या फिर इसके साथ जो एंगल बना रहा है, ठीक है, एंगल बना रहा है, या फिर दूसरे किसी एक्सिस के साथ जो एंगल बनाएगा वो कितना होगा, उसके लिए भी हमें एक फॉर्मूला डिराइव करना होगा। तो चलो फॉर्मूला डिराइव करते हैं। तो इसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा सा मॉडिफाई करना होगा इस फिगर को। जैसे ये लाइन जो है दोस्तों, इसको थोड़ा सा इंक्रीज कर देते हैं, ठीक है, एंड इस पॉइंट से इस लाइन के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, मतलब ये आपका 90 डिग्री होगा, ठीक है। एंड जो पैरेललोग्राम के प्रॉपर्टी होते हैं उससे हमें ये पता चलता है कि जो ऑपोजिट साइड होते हैं दोस्तों, ऑपोजिट साइड पैरेलल होते हैं एंड इक्वल होता है। तो ये साइड क्या होगा, ए होगा, एंड ये साइड क्या होगा दोस्तों, बी होगा, ठीक है ना।
ये साइड आपका ए अगर होता है तो ये साइड भी ए होगा, ये साइड बी होता है तो ये साइड भी बी होगा। ठीक है, चलो अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद हम लोग इस पूरा फिगर को नाम देते हैं। ओ पी ये होगा क्यू, ये आर, सॉरी आर तो हम लोगों ने लिए हैं तो ये आप एस मान लीजिए, इसको टी मान लीजिए। ठीक है ना, ओके। ये पॉइंट्स है ओ पी क्यू एस टी। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स हम लोगों ने नाम दे दिए। ओके, तो देखो यहाँ पे एक छोटा सा ट्रायंगल बन रहा है, यहाँ पे एक छोटा सा ट्रायंगल बन रहा है जिसका एक एंगल क्या है, राइट एंगल है। तो ये एक राइट एंगल्ड ट्रायंगल है। तो ये जो ए है दोस्तों, ये जो साइड है, ये साइड क्या है ए, मतलब ये एक फोर्स है, इसका मैग्नीट्यूड हमें, इसका वैल्यू हमें पता होगा। ठीक है, एंड ये जो एंगल है दोस्तों, ये एंगल कौन सा एंगल होगा, ये थीटा वाला एंगल होगा, क्योंकि देखो ये दोनों साइड पैरेलल है ना, तो ये वाला एंगल एंड ये वाला एंगल भी इक्वल होगा। ओके, तो हमें ये पता है एंड एक एंगल पता है, तो हम लोग इस साइड को एंड इस साइड को भी निकाल सकते हैं, इस साइड को भी एंड इस साइड को भी हम लोग निकाल सकते हैं ट्रायंगल लॉ से। ओके, जो ट्रिगोनोमेट्री में बहुत सारे लॉ होते हैं दोस्तों, बहुत सारे फॉर्मूला होता है, वहाँ से हम लोग ये दो वैल्यू को निकाल सकते हैं। ओके, ये सारे बातें ट्रिगोनोमेट्री में हम लोग सीखेंगे। ठीक है, तो फिलहाल ये जान लो, देखो ये जो एंगल है दोस्तों, ये एंगल इसके साथ जुड़ा हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जब इसको निकालेंगे, मतलब एस टी को निकालेंगे, तो क्या करेंगे हम लोग, ये हाइपोटेनिस ए एंड यहाँ पे हम लोग कॉस थीटा, क्योंकि थीटा इसके साथ जुड़ा है तो इसके साथ कॉस थीटा होगा। एंड जब हम लोग इसको निकालेंगे, मतलब क्यू एस निकालेंगे, तो क्या करेंगे, हाइपोटेनिस को लेंगे एंड यहाँ पे हम लोग साइन थीटा लेंगे। ओके, तो हमें दो वैल्यू मिल गया है अभी, इसका वैल्यू हमें मिल गया है, तो यहाँ पे लिख लो ए साइन थीटा एंड यहाँ पे होगा ए कॉस थीटा। ओके, इतना हमें मिल गया है। चलो इसको मैं इरेज कर देता हूँ। अभी देखो हमें निकालना क्या है दोस्तों, आर, हमें निकालना है आर का वैल्यू। तो यहाँ पे अब देखिए ओ से क्यू तक, क्यू से एस तक, एस से फिर ओ तक, ये एक ट्रायंगल बन जाता है, ये एक बड़ा सा ट्रायंगल बन जाता है जिसका एक एंगल राइट एंगल है। ठीक है, जिसका एक एंगल राइट एंगल है, ये बिल्कुल एक बड़ा सा ट्रायंगल बन जाता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे हम लोग पाइथागोरस थ्योरम यूज़ कर सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम यूज़ कर सकते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम में क्या कहा गया है दोस्तों, फ्रॉम द ट्रायंगल, यहाँ पे राइट एंगल लिखिए, फ्रॉम द राइट एंगल्ड ट्रायंगल। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल कौन सा है, ओ क्यू एस। ठीक है, ओ क्यू एस, इस ट्रायंगल से हमें क्या मिलेगा दोस्तों, देखो हाइपोटेनस स्क्वायर जो पाइथागोरस थ्योरम होता है, याद होगा आपको, शायद क्लास 10th में ही सिखाया जाता है। हाइपोटेनस स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, बेस मतलब ओ एस, ओ एस। ठीक है, ओ एस है इसका पूरा बेस, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, क्यू एस स्क्वायर। ठीक है, ये होगा क्या, पाइथागोरस थ्योरम। अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम एक राइट एंगल ट्रायंगल में, ठीक है, एक राइट एंगल ट्रायंगल में जो हाइपोटेनस होता है उसका स्क्वायर इज इक्वल टू उसका जो बेस होता है उसका स्क्वायर प्लस उसका जो हाइट होता है उसका स्क्वायर। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हमें पाइथागोरस थ्योरम पे मिल जाता है। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम जो कि हम लोगों ने क्लास 9 पे या फिर 10 पे सीख के रखा है। ओके, चलो अब यहाँ से हम लोग आर का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ओ एस क्या है दोस्तों, ओ से एस तक, मतलब ओ से टी तक वैल्यू क्या है, बी। ये बी फोर्स है ना, इतना बी फोर्स है, देन उसके बाद तो ये ए कॉस हो जाता है। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं बी प्लस ए कॉस थीटा उसका स्क्वायर प्लस क्यू एस क्या है दोस्तों, क्यू एस देखो ए साइन थीटा। ठीक है, ये हो जाता है हमारे पास। अभी यहाँ पे इसको फॉर्मूला पे यहाँ पे अप्लाई करो। फॉर्मूला क्या है, ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला पता होगा ना, ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला, ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ओके,
तो यहाँ पे b का स्क्वायर होगा एंड उसके बाद आएगा 2ab cos थीटा प्लस a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। ओके, एंड ये वाला पार्ट क्या होगा दोस्तों, a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, चलो अभी b को यहाँ पे रखता हूँ, 2ab cos थीटा को रखता हूँ एंड यहाँ पे अगर a स्क्वायर को हम लोग कॉमन लेते हैं तो हमारे पास रहता है cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, जो कि एक फॉर्मूला होता है, ट्रिगोनोमेट्री का एक फॉर्मूला होता है। ठीक है दोस्तों, ट्रिगोनोमेट्री का एक फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो लास्ट लाइन में हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा, इसको अरेंज कर लेते हैं, a के साथ अगर 1 मल्टीप्लाई करते हैं तो a रह जाएगा सिर्फ a स्क्वायर थीटा, सॉरी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, जो कि r स्क्वायर का वैल्यू है। ठीक है, तो हमें चाहिए r का वैल्यू, तो r इजिकल टू क्या होगा दोस्तों, रूट ओवर ये पूरा बन जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। तो इस फॉर्मूला पे देखो दोस्तों, ये जो हमें मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला मिला, ये फॉर्मूला आप याद रखिएगा। ठीक है, यही है रिजल्टेंट निकालने का फॉर्मूला अकॉर्डिंग टू पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्स। ओके, तो यहाँ पे a एक फोर्स है, b एक फोर्स है एंड थीटा जो है दोस्तों, थीटा क्या है, एंगल बिटवीन द फोर्सेस। ठीक है, दो फोर्सेस के बीच का एंगल। ओके, तो यहाँ पे हमें सब कुछ पता है, तो हम लोग r का वैल्यू तो निकाल सकेंगे ना। a का वैल्यू अगर दिया गया होता, b का वैल्यू अगर दिया गया होता एंड थीटा का वैल्यू अगर दिया गया होता, तो यहाँ पे हम लोग सिर्फ वैल्यू लगाते, बस क्या करते, कैलकुलेट करने के बाद हमें r का जो वैल्यू है मिल जाता, मतलब रिजल्टेंट फोर्स का मैग्नीट्यूड हमें मिल जाता। ओके, तो ये तो था रिजल्टेंट फोर्स का मैग्नीट्यूड। तो इस कंसेप्ट के सहारे हम लोग कैसे रिजल्टेंट फोर्स का डायरेक्शन निकालेंगे उसको भी देख लेते हैं। देखो यहाँ पे, चलो इसी पार्ट में कर लेता हूँ, यहाँ पे इस छोटे से पार्ट में। ओके, ठीक है, तो देखो, तो हम लोग मान लेते हैं बी फोर्स के साथ जो रिजल्टेंट फोर्स है, बी फोर्स के साथ रिजल्टेंट जो फोर्स है वो अल्फा एंगल करा है, अल्फा एंगल फॉर्म करा है, अल्फा एंगल से है। ठीक है, ओके, तो इस पूरा ट्रायंगल पे हम लोग लिख सकते हैं tan अल्फा इजिकल टू, tan अल्फा क्या होता है दोस्तों, परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर बाई बेस। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है tan थीटा या फिर tan जो रेशियो है, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, ठीक है, उसका फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर बाई बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है दोस्तों, यहाँ पे a साइन थीटा, ठीक है, एंड बेस क्या है दोस्तों, b प्लस a कॉस थीटा। ठीक है, a कॉस थीटा। ओके, हमें चाहिए अल्फा का वैल्यू, तो अल्फा अगर निकालेंगे तो यहाँ पे हम लोग tan को इधर ले आएंगे तो tan इनवर्स हो जाएगा, तो यहाँ पे a साइन थीटा b प्लस a कॉस थीटा। ठीक है, तो ये हो गया पूरा फॉर्मूला आपका क्या निकालने का, डायरेक्शन निकालने का। a हम लोग किसके रेस्पेक्ट में ले रहे हैं, b फोर्स के रेस्पेक्ट में, काउंटर क्लॉकवाइज। ये आपको मेंशन करना होगा आंसर पे। आंसर लिखते वक्त आप ये बिल्कुल मत भूलिएगा कि आपको वो एक्सिस मेंशन करना है जिसके सहारे आप क्या कर रहे हैं, एंगल निकाल रहे हैं। जैसे यहाँ पे हम लोग b फोर्स के साथ निकाल रहे हैं अल्फा, ठीक है, एंड एंटी क्लॉकवाइज या फिर काउंटर क्लॉकवाइज, तो इसको आपको मेंशन करना होगा। तो ये दो फॉर्मूला जो है दोस्तों, ये दो फॉर्मूला है, एक तो है मैग्नीट्यूड निकालने का, दूसरा क्या है दोस्तों, दूसरा है आपका डायरेक्शन निकालने का। ठीक है, तो ये दो फॉर्मूला यूज़ करके हम लोग आगे न्यूमेरिकल करने वाले हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा, ये दोनों फॉर्मूला को आप बिल्कुल याद रखिएगा, पूरा कंसेप्ट याद रखिएगा कि कैसे हम लोग ये फॉर्मूला डिराइव करें। ठीक है, कैसे ये फॉर्मूला हम लोगों ने डिराइव करा है एंड कैसे ये वाला फॉर्मूला हम लोगों ने डिराइव करा है। ठीक है, उसके साथ साथ आपको फॉर्मूला भी याद करना होगा। बाद में जब आने वाले क्लासेस में हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे तो मैं आपको पूरा कंसेप्ट समझा दूंगा कि कैसे कैसे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम से हम लोग इस फॉर्मूला पे अप्लाई करेंगे एंड कैसे हम लोग रिजल्टेंट का वैल्यू निकालेंगे कैलकुलेटर में। ठीक है, चलो तो इसको मैं पूरा यूज़ कर देता हूँ। अभी इसके बाद हम लोग 3 स्पेशल केसेस देखने वाले हैं। ठीक है,
3 स्पेशल केसेस देखने वाले हैं। फिलहाल तो आप फॉर्मूला को याद कर लीजिए। आर इजिकल टू क्या है दोस्तों, आर इजिकल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ठीक है, ये है उसका फॉर्मूला। एंड अगर आप एंगल की बात करेंगे तो एंगल क्या है, टेन इनवर्स ए साइन थीटा बाई बी प्लस ए कॉस थीटा। ठीक है, तो इतना याद रखिएगा। चलो अब कुछ केसेस देख लेते हैं दोस्तों यहाँ पे। ठीक है, तो फॉर्मूला लिख लेता हूँ पहले, आर इजिकल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ठीक है, एंड अल्फ़ा का जो फॉर्मूला है वो कितना है, टेन इनवर्स ए साइन थीटा बाई बी प्लस ए कॉस थीटा। ठीक है, चलो ये दोनों फॉर्मूला हमें मिल गया है। अभी 3 केसेस को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। केस नंबर 1, इफ थीटा इज 0 डिग्री। ठीक है, मतलब ये जो थीटा हम लोगों ने लिए हैं ये अगर 0 डिग्री होता है तो कॉस थीटा का वैल्यू क्या होता है दोस्तों, कॉस थीटा का वैल्यू क्या होगा, कॉस थीटा का वैल्यू होगा आपका 1। ठीक है, अगर थीटा का वैल्यू 0 डिग्री होता है तो कॉस 0 डिग्री का वैल्यू होता है 1, कॉस 0 डिग्री इज इक्वल टू 1। ओके, तो आर क्या मिलेगा दोस्तों, आर रिजल्टेंट क्या मिलेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, क्योंकि कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है दोस्तों, एक फॉर्मूला है a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमें सिर्फ मिलेगा a प्लस बी। ठीक है, अगर थीटा 0 होता है, दो फोर्स के बीच में एंगल अगर 0 होता है तो फिर हमें जो रिजल्टेंट मिलेगा वो क्या मिलेगा, 2 फोर्स के सम। ठीक है, 2 फोर्स का सम। ठीक है, 2 फोर्स को अगर हम लोग जोड़ देंगे तो फिर हमें जो वैल्यू मिलेगा वही होगा रिजल्टेंट का वैल्यू, अगर थीटा इज इक्वल टू 0 है। जैसे देखो, 2 फोर्स, एक पॉइंट पे एक ये फोर्स लग रहा है एंड इसी पॉइंट पे एक ये फोर्स लग रहा है। ठीक है, तो दोनों फोर्स क्या कर रहा है, इसी पॉइंट को एक तरफ खींच रहा है। एक अगर 5 न्यूटन से खींचेगा, दूसरा अगर 10 न्यूटन से खींचेगा, तो दोनों को जोड़ देंगे हम लोग, कितना मिलेगा हमें, 15 न्यूटन मिलेगा। ओके, तो ये है केस नंबर 1। एंड केस नंबर 2 देखते हैं। केस नंबर 2 क्या है, इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री देन कॉस 90 डिग्री इज इक्वल टू क्या होता है दोस्तों, कॉस 90 डिग्री इज इक्वल टू होता है आपका 0। ठीक है, कॉस 90 डिग्री का वैल्यू क्या है दोस्तों, 0 होगा। तो आर का वैल्यू हमें क्या मिलेगा, देखो ये पूरा पार्ट, ये जो पूरा पार्ट है ये पूरा पार्ट 0 हो जाएगा। तो हमें मिलेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट ओवर। ठीक है, ये हो जाएगा। ओके, एंड केस 3 देखो, इफ थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, थीटा अगर 180 डिग्री होता है तो फिर रिजल्टेंट का वैल्यू क्या होता है, तो कॉस 180 डिग्री का जो वैल्यू है दोस्तों वो है -1। तो आर का वैल्यू क्या होगा, आर का वैल्यू होगा देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पे इसका वैल्यू कॉस थीटा का वैल्यू अगर -1 बन जाता है तो ये वाला माइनस बन जाएगा, 2ab हो जाएगा। ठीक है, 2ab हो जाएगा। एंड ये भी एक फॉर्मूला है, किसका फॉर्मूला है, a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला। ठीक है, तो यहाँ पे हमें मिलता है a माइनस बी। ठीक है, ओके, तो देखो 3 केसेस हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किए हैं। जब थीटा का वैल्यू 0 होता है तब जो फोर्स होता है वो ऐड हो जाता है, मतलब जो रिजल्टेंट मिलता है वो मैक्सिमम मिलता है। कौन से केसेस में, अगर थीटा 0 होता है। ठीक है, एंड केस 2 में जब 90 डिग्री होता है तो हम लोग इस तरह से निकालेंगे। एंड अगर केस 3 में थीटा अगर 180 होता है, 180 का मतलब क्या है दोस्तों, एक दूसरे के साथ ऑपोजिट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये 5 न्यूटन, ये 10 न्यूटन,
तो ये 5 न्यूटन यहाँ से 5 न्यूटन को घटाएगा तो इधर रहेगा सिर्फ 5 न्यूटन। ओके, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, बड़े फोर्स से स्मॉलर फोर्स माइनस हो जाएगा, लार्जर फोर्स से स्मॉलर फोर्स माइनस हो जाएगा। तो ये जो वैल्यू मिलेगा हमें, ये मिलेगा मिनिमम वैल्यू जब एंगल 180 डिग्री होता है तो। ठीक है, तो ये तीनों केसेस आपको याद रखना है। जब थीटा 0 डिग्री होगा तो फिर जो रिजल्टेंट मिलेगा वो मैक्सिमम होगा, एंड जब थीटा 180 डिग्री होगा तो जो रिजल्टेंट मिलेगा वो मिनिमम होगा। ठीक है, चलो ये तीनों केसेस को याद रखिएगा। एंड ये यहाँ पे दो जो फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लिखा है, ये 2 फॉर्मूला भी याद रखिएगा। ठीक है, तो आगे की क्लास में हम लोग ट्रायंगल लॉ ऑफ फोर्स को डिस्कस करने वाले हैं, ट्रायंगल लॉ ऑफ फोर्स को डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, एंड अपने दोस्तों में क्लास को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। एंड वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।